नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज 1 सितंबर है। आज का दिन उत्तराखंड के रहवासियों के जहन में एक गांव की तरह अंकित है और हो भी क्यों ना। इस दिन आज के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में पृथक राज्य की मांग को लेकर 7 लोगों ने अपनी जिंदगी की परवाह करे बगैर गोली सीधे सीने में खाई, ताकि जिस राज्य की कल्पना उनके जहन में है वो बन सके। रिपोर्ट देखिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हिमालय को नुकसान पहुंचता हो। सीएम धामी ने हिमालय बचाओ का संकल्प लिया और मौजूद लोगों से भी अपील की, क्योंकि हिमालय इस राज्य की सुरक्षा में उतना ही अहम रोल अदा करता है जितना कि देश की सीमा पर डटा जवान। वहीं आज खटीमा गोलीकांड की बरसी पर खटीमा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड में पृथक उत्तराखंड राज्य की संकल्प पूर्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। ये जो खटीमा का गोलीकांड था, इसने मेरे जैसे अनेक युवाओं के हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित की, जिसने हमें उत्तराखंड के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राज्य आंदोलनकारियों को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करें। एक पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो उनकी सोच थी, उनके सपने थे, उनकी आकांक्षाएं थी, उन सभी को पूरा करना हम सबका परम कर्तव्य है। आज के दिन हम सबको एक ही संकल्प लेना होगा। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज मैं खटीमा वासियों को, राज्यवासियों को भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास, एक एक क्षण, एक एक पल हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए लड़ाएंगे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि वीर राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा में अंकित वो शौर्य गाथा है, जिसने पर्वतीय अस्मिता और अस्तित्व को नई संजीवनी प्रदान की। राज्य निर्माण की महान यात्रा में राज्य आंदोलनकारियों का त्याग और अदम्य साहस सदैव अविस्मरणीय रहेगा। भाई बहनों, हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में पेंशन में भी वृद्धि करने का कार्य किया। आंदोलनकारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पेंशन आहरण की प्रक्रिया को कोषागार में सुनिश्चित किया। आंदोलनकारियों के आश्रित प्रमाण पत्रों का सरलीकरण करते हुए वैक्सीन स्तर पर इसको निर्गत करने के आदेश जारी किए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया, जिसमें आंदोलनकारियों की समस्याओं की अगुवाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्षैतिज आरक्षण से लाभान्वित आश्रितों को स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी जारी किया है। राज्य प्रमुख और आंदोलनकारियों को जनपदी और प्रदेश के कार्यक्रमों में आमंत्रण और सम्मान की व्यवस्था की है और शहीदों की जो हमारी बलिदानियों की जो दुआएं हैं, उनको 30,000 रुपए की पेंशन की शुरुआत की है। ऐसे अनेक काम किए हैं। अब जरा इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर उस दिन की काली तस्वीरों पर नजर डालते हैं, क्योंकि इससे राज्य के प्रति और इसे बनाने वालों के प्रति हमारे अंदर की सोई जिज्ञासा और राज्य के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न हो सकी। उत्तराखंड को अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग सन 1938 से की जा रही थी। आजादी के बाद भी ये मांग लगातार जारी रही, लेकिन 17 जून 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के एक फैसले के कारण उत्तराखंड के छात्र और युवा बौखला उठे और उन्होंने जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। 1 सितंबर 1994 को हजारों की तादाद में स्थानीय लोग
पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थीं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। खटीमा में हुए इस गोलीकांड में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं 165 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इस गोलीकांड में भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह और रामपाल शहीद हुए थे। 1 सितंबर 1994 में खटीमा गोलीकांड की घटना की सूचना पूरे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में आग की तरह फैल गई। ठीक उसके अगले दिन यानी 2 सितंबर 1994 को मसूरी में भी लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। मसूरी में भी पुलिस की गोलीबारी में 6 लोग शहीद हुए थे, जिसमें बलवीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन मोहन ममगई, बेलमती चौहान, हंसा धनई शामिल थे। 2 सितंबर की तारीख को उत्तराखंड के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाता है। नहीं हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को रात की सेवा में नियुक्त भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भाई बहन, उत्तराखंड के आंदोलन में नारी शक्ति का उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और मैं कहूं कि उत्तराखंड राज्य को उसकी स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा। आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, जब तक ये हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, लगातार हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद रामपुर तिराहा गोलीकांड, नैनीताल गोलीकांड, कोटद्वार गोलीकांड और देहरादून गोलीकांड में कितने वीर जवान शहीद हो गए। माताओं बहनों ने भी अपना बलिदान दिया, लेकिन बीते समय के साथ ये यादें धुंधली होती जा रही हैं, जिसे बचाने और यादों को जीवंत रखने के लिए विशेष प्रयास भी जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईआईटी कानपुर के सहयोग से हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर साथी केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड का पहला साथी केंद्र विधानसभा खटीमा में शुरू हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में शिक्षा क्षेत्र में हो रही प्रगति का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार की बाकी उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। इस केंद्र को हमारे सभी आंदोलनकारियों को जिन्होंने राज्य निर्माण में अपना योगदान दिया उनको समर्पित करता हूं। साथ ही खटीमा को साथी केंद्र की विशिष्ट सौगात देने के लिए मैं सभी खटीमा वासियों की ओर से, आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आईआईटी कानपुर के निदेशक श्री मनिंदर अग्रवाल जी सहित उनकी पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मूर्त रूप देने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। आज इसी नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को
रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायता प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के समस्त विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर देने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में साथी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रोफेसर ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवा रहे हैं। आज ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, रेलवे और कैलेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों और निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों सहित अन्य सभी विद्यार्थियों का आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहा है। हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि उत्तराखंड राज्य का पहला साथी केंद्र हमारी विधानसभा नंबर 1 खटीमा में प्रारंभ हो रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सीएम धामी ने कहा कि इस समय पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिस वजह से इस समय पूरे उत्तराखंड में आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का हर जिला आपदा से पीड़ित है। ऐसे समय में हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि हम मिलकर आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और इस समय हमारी जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनका भी हम प्रोत्साहन करें। हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाई जाए। राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है, उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है, देहरादून में है, टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। हम ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सब का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी का भी प्रोत्साहन करना है और हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाएं, उनका पुनर्वास करें और जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उन सभी को अभी भोजन से लेकर कपड़े, दवाइयाँ, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि, उन सभी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। लगातार मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ और आज भी दिन भर भी अभी हम लोग यही इसी काम पे करने वाले हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर में सुबह से हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया। लक्सर क्षेत्र से होकर बहने वाली नीलधारा गंगा नदी उफान पर है और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है और गंगा किनारे न जाने की अपील भी की जा रही है। भारी बारिश और गंगा के बढ़ते पानी से डुमानपुरी, कलसिया समेत दर्जन भर से ज्यादा गांवों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा है। एसडीएम सौरभ भरवाल ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ राहत चौकियों के कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। ये तस्वीरें आपको लक्सर से दिखाई जा रही है, जहां दर्जनों गांवों में फसलें जो है जलमग्न हो गई हैं। भारी बारिश के चलते लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। नीलधारा नदी का भी जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों में चिंता की लहर भी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जिले में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। लक्सर में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसी के साथ लक्सर के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिसको देखते हुए
पुलिस प्रशासन, मौसम विभाग की सब अलर्ट मोड पर हैं। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील की है। इसी के साथ नदी किनारे जाने से बचने की भी अपील भी लोगों से की गई है। इसी के साथ बारिश की वजह से दर्जनों गांव की जो फसलें हैं, किसानों की जो फसलें हैं, वो जलमग्न हो गई हैं, जिससे कि किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। फसल खराब होने का डर अब किसानों को सताने लगा है। भारी बारिश ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। लगातार गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। नीलधारा गंगा नदी का उफान पर आने से लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। ऐसे में लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। गंगा किनारे ना जाने की अपील की जा रही है। इसी के साथ भारी बारिश को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा है और 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश भी एसडीएम की तरफ से जो चौकियों पर कर्मचारी तैनात हैं उन्हें दिए गए हैं। बाढ़ राहत चौकियों पर जो कर्मचारी तैनात हैं उन्हें 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश एसडीएम की तरफ से दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। लक्सर के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात है, नजरें बनाए हुए हैं। इसी के साथ बाढ़ चौकियों पर जो कर्मचारी हैं उन्हें भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये खबर आपको बताई जा रही है, तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, जिस तरीके से लगातार इलाके में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, कई सारे किसानों की जो फसलें हैं वो जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और सरकार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद मुहैया कराई जा रही है? जी प्रिया, जिस तरीके से लगातार बारिश का अलर्ट जारी है और लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है राज्य में बारिश हो रही है, राज्य के साथ साथ हरिद्वार में भी इसी तरह से बारिश का दौर जारी है और बारिश के होने से लगातार यहाँ पे जो है जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और इसे देखते हुए लगातार जो है प्रशासन को लोगों को अलर्ट भी कर रहा है और जो वहाँ के समीप के एरिया हैं गंगा किनारे, उन लोगों को अलर्ट भी कर रहा है कि कृपया वहाँ करके वहाँ किनारे ना जाएं और जो फसलें नुकसान करी गई हैं उनको प्रशासन ने साफ तौर से कहा गया है। वहाँ के जो लक्ष्य और जो भगवानपुर के एसडीएम है सबको एकदम से तत्कालीन ये कहा गया है कि जो फसलें का नुकसान हुआ है उनका आकलन करके राज्य को प्रशासन को जल्दी से जल्दी मुहैया कराए। मुहैया कराने के बाद जिस तरीके से प्रशासन है उस पर आगे देखता है कि किस तरीके कितनी फसलें नुकसान हुई है, उसके बाद आगे जो है प्रशासन एक्शन लेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। प्रवेश, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी साझा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में बहादुराबाद ब्लॉक के टकाभरी गांव में मनरेगा के तहत तालाब किनारे बनी सुरक्षा दीवार 3 महीने में ही धराशायी हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ और सरिया तक नहीं लगाई गई। ये मामला ठेकेदार की लापरवाही और सरकारी धन की बंदरबाट को उजागर करता है। ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसे ठेकेदारों को टेंडर न दिए जाने की मांग की है। वहीं खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल ने कहा कि जांच में खामियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता प्रवेश राय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी लेंगे। प्रवेश, जिस तरीके से ये खबरें सामने आई है जहां सुरक्षा दीवार जो ढह गई है, धराशायी हो गई है, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? जो टेंडर ठेकेदार ने लिया था उस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई देखने को मिली है? जी प्रिया, जिस तरीके से ये जो सुरक्षा की दीवार थी बनाई गई थी, मनरेगा के तहत बनाई गई थी, इसी को देखते हुए लगातार जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ये भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई है। देखना होगा कि ऐसा किस तरीके से माल से बनाया गया था, ये किस तरीके की जो वीडियो जो बहादुराबाद है उनको साफ तौर से निर्देशन किया गया है कि इस पे जांच करें फटाफट। इस पे जांच करने के बाद जो भी आगे की प्रतिक्रिया होगी वो देखी जाएगी कि ऐसा किस वजह से हुआ, ऐसा किस घटिया माल लगाया गया था जिस वजह से ऐसा यहाँ पर देखने को मिला और उसके तहत ही आगे की जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रवेश, जिस तरीके से ठेकेदार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, ऐसे में कोई नोटिस भेजा गया है ठेकेदार को कि वो जवाब दें? क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों ये दीवार इतनी जल्दी गिर गई? जिस तरीके से यहाँ पे ग्रामीणों ने आरोप लगाया, ग्रामीणों का आरोप तो ये है कि जो यहाँ के पर जो माल लगा हुआ था उसमें वो घटिया माल लगा हुआ था। लेकिन अभी जो प्रशासन जो वीडियो बहादुराबाद है उन्होंने साफ तौर से वहाँ के अपने जो भी वहाँ के लोग हैं जो भी है इसका आकलन कराया जाएगा। उसके बाद ही जो आगे की प्रतिक्रिया होगी वो देखी जाएगी। उसके बाद ही जो है वहाँ के जो वीडियो बहादुराबाद है वो एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देशों पर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया गया है।
हालांकि नैनीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव भी हो रहा है, जो कि बारिश के चलते हल्का हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारी बारिश होने से हल्द्वानी में चोरगलिया मार्ग भी बंद हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अखबारों में आज एक दिलचस्प खबर पढ़ने को मिली। खबर ये थी कि देहरादून में 3 लोगों पर सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली जाते हैं तो उससे आपदा राहत कार्य प्रभावित नहीं होते और महामहिम के बाहर रहने से भी कामकाज चलता रहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं होने पर राहत कार्य प्रभावित हो जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज अखबारों में एक बहुत बड़ी खबर छपी है और खबर यह है कि देहरादून में ये बात सोशल मीडिया पर बताने के लिए कि उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, इसलिए 3 व्यक्तियों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं तो उम्मीद करता था कि इतनी बड़ी खबर है तो इसको प्रथम पन्ने पर स्थान मिलना चाहिए, लेकिन इसको प्रथम पन्ने पर न मिलकर पीछे के पन्नों पर स्थान मिला है। बहुत बड़ी बात है और मैं मांग करता हूं कि उस पुलिस अधिकारी को, जिस पुलिस अधिकारी ने यह आदेश दिया कि ऐसे लोगों पर जो सोशल मीडिया में इस बात को प्रेषित कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, ऐसे पुलिस अधिकारी को जिसने ये आदेश दिया, उनको पुलिस का सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश कर उत्तराखंड जैसी देवभूमि की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मंत्री तक महिला अपराधों में लिप्त पाए गए थे, जबकि बीजेपी सरकार में ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई होती है और कई मामलों में कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है। नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार फैसले ले रही है और महिलाओं के हित में कई कानून भी बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उत्तराखंड देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार में मंत्री महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते थे, आज महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पे तत्काल कार्रवाई होती है और कई मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लगातार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रकार के निर्णय ले रही है और महिला सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह से कांग्रेस निरंतर इस देवभूमि को धूमिल करने का काम कर रही है, यहाँ की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि की जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से जरूर देगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।